today we are going to discuss properties of light. इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था रे ऑप्टिक्स और अब हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में? तो तुम्हें याद होगा रे ऑप्टिक्स से पहले जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, बिकॉज लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये किसने पता लगाया था कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? ये मैथमेटिकली पहले प्रेडिक्ट किया था मैक्सवेल ने, और उसके बाद फिर दूसरे स्टडीज हुए, उनसे ये कंफर्म हुआ। एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था वो फ्रैंक और हर्ट्ज ने बनाया, और उससे ये फाइनली एविडेंस मिला कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट एक वेव है, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से पता चला, बट वो किस तरह की वेव है, कैसे मूवमेंट करती है, ये बाद में पता चला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया था कि बिना मीडियम के लाइट वेव आगे जा सकती है, बट ये सारी बातें बाद में ऐड हुई जब ये पता चला कि बिगिनिंग में जब प्रेडिक्शन था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, तो उस समय ये वाली बात नहीं पता था कि लाइट बिना मीडियम के भी चल सकती है। तो ये सारे डिस्कवरीज, ये सारे फैक्ट्स बाद में पता चले। तो रे ऑप्टिक्स में जैसे हमने बस लाइट को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया, जिसको हम रे कहते हैं, उससे रिप्रेजेंट किया था। उसको रे ऑप्टिक्स को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, जिसमें हम इमेजेस का बनना, डायग्राम्स और उनके बेसिस पे कैलकुलेशन करके फार्मूला डिराइव करना, ये सब हमने काम किया। बट लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में जो डिस्कशन था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम पढ़ रहे थे वहां पे रुक गया था। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने के बाद वहां पता चला कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब आगे का डिस्कशन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का यहाँ से फिर से शुरू हो जाता है वेव ऑप्टिक्स से, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, यहाँ पर हम लाइट के वेव नेचर के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि लाइट एक वेव है, किस तरह की वेव है, कैसे आगे बढ़ती है, क्या वो एनर्जी कैरी करती है कि नहीं, और जो लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो इस वेव थ्योरी ऑफ लाइट में फिट होते हैं या नहीं। तो ये सारा डिस्कशन हमारा इस चैप्टर में चलेगा। तो जैसा कि नाम से पता चल जा रहा है कि यहाँ पे लाइट को एक वेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बट वो वेव किस तरह की होगी, कैसी वेव होगी? क्या वो रस्सी में जैसी वेव बनती है उस तरह की वेव होगी, या वाटर सरफेस पर जो वेव बनती है उस तरह की वेव होगी? तो किस टाइप की वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी कि ट्रांसवर्स होगी? ये सारा डिस्कशन हमें यहाँ पे करना है। तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले जो बेसिक नॉलेज है वेव के बारे में कि वेव क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो एक जस्ट यहाँ पे एक छोटा रिवीजन हम कर लेते हैं। पहले से ही पता है तुम्हें, फिर भी जस्ट फॉर रिवीजन। तो ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है तुम्हें स्क्रीन पर, एक वेव बनाई गई है। ये एक किस तरह की वेव है इसको देखकर पहचान सकते हैं कि ये ट्रांसवर्स है या फिर लॉन्गिट्यूडनल है, ये किस तरह की वेव है, ठीक है। तो ये जो वेव है, ये अगर डेली लाइफ में हम इसकी एनालॉजी ढूंढें तो ये रस्सी में बनने वाली वेव के जैसी है। रस्सी में बनने वाली वेव कैसी होती है कि वेव तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, मान लो कि वेव इस डायरेक्शन में आगे जा रही है ऐसे, ठीक है, और ये जो रेड वाली लाइन है वो रस्सी है। तो रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं। कभी देखो यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ देखो तो नीचे जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे रस्सी के पार्टिकल्स फिर से ऊपर जा रहे हैं। तो वेव के चलने के डायरेक्शन में, ये वेव के चलने का डायरेक्शन मान लो v स्पीड से वेव चल रही है, वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर मीडियम पार्टिकल्स, यहाँ पे मीडियम कौन है, रस्सी है, तो रस्सी के पार्टिकल्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं, देन द वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। और वेव के चलने के डायरेक्शन में ही अगर ऑसिलेशन होता है, देन इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये बातें तो हैं ठीक। यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेंथ और कॉन्सेप्ट ऑफ फेज को समझना, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या चीज होती है ये पहले समझ लेते हैं। तो जैसे तुमने पहले पढ़ा होगा बचपन में कि वेवलेंथ का मतलब है
कि क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसा इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट नंबर 1, और ये मान लो क्रेस्ट नंबर 2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों क्रेस्ट के कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है, वो वेवलेंथ है, या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये ट्रफ है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। ऐसा तुमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है। बट ये बात गलत तो नहीं है, बट अधूरी है। अधूरी इसलिए है कि जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा क्रेस्ट से क्रेस्ट की डिस्टेंस देखो या ट्रफ से ट्रफ की डिस्टेंस देखो। यहाँ पर हमें देखना होता है सेम फेज वाले पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, क्या देखना है? सेम फेज वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब ये सेम फेज का मतलब क्या है? तो तुम्हें याद होगा कि जो वेव की इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से लिखते थे। सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन अगर सोचें, a sin kx माइनस ओमेगा टी, या किसी बुक में ऐसे भी लिखा मिलेगा a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों ही सही है, केवल इनमें फेज का डिफरेंस है। ओके, तो फेज बार बार बोला जा रहा है, फेज आखिर है क्या चीज? तो ये जो लिखा है इक्वेशन a sin ओमेगा टी, a sin kx माइनस ओमेगा टी, तो ये वाला जो पार्ट होता है, कौन सा? kx माइनस ओमेगा टी, इसी को कहते हैं फेज। ठीक है, इसी क्वांटिटी की वैल्यू से डिसाइड होता है कि y यानी कि मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ये जो हमारी वेव बनी हुई थी, इसमें अगर देखें तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, मान लो यहाँ पे रस्सी का कोई पार्टिकल है, तो वो मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया। ठीक है, दिस इज y। यहाँ पर कितना गया? दिस इज y। तो अलग अलग पार्टिकल्स इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, kx माइनस ओमेगा टी के अकॉर्डिंग, उनका जो y है यानी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट आता है। ठीक है, लेकिन जिन पार्टिकल्स का फेज सेम होगा उनके लिए y भी सेम होगा, बिकॉज हमारी जो इक्वेशन है उसमें अगर हम देखें तो फेज ही वो क्वांटिटी है जो y की वैल्यू को डिटरमाइन करती है। बिकॉज इक्वेशन में y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जो लिखा है, उसमें a क्या चीज है? a तो होता है एम्पलीट्यूड, ये जो है ये है एम्पलीट्यूड a, बचा कौन सा? के एक्स माइनस ओमेगा टी। जब ये वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो जिन पार्टिकल्स के लिए फेज की वैल्यू सेम है उनके लिए y भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्रेस्ट पर जो पार्टिकल नंबर 1 है मान लो, और यहाँ पर है पार्टिकल नंबर 2, इन दोनों पार्टिकल्स के लिए y की वैल्यू सेम है। देखो, मीन पोजीशन से सेम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जब हम बोलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ मीन पोजीशन से डिस्टेंस नहीं है, उसमें ये मीन पोजीशन से डिस्टेंस भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दोनों ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो हमारी ये डॉटेड लाइन है ये मीन पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है। मीन पोजीशन से दोनों ही पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इक्वल डिस्टेंस जा रहे हैं। इसका मतलब कि इन दोनों के लिए फेज सेम होगा, और फेज सेम है तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को डिफाइन किया जाता है एज वेवलेंथ। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं इस बात को। द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, तो अब सेम फेज वाले पार्टिकल्स सिर्फ यही दोनों थोड़े ही हैं, और भी हैं, दूसरे पार्टिकल्स भी हैं जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। कौन कौन से होंगे? जैसे कि यहाँ पर अगर हम पार्टिकल लें ट्रफ वाली पोजीशन पर, ये भी सेम फेज में, बिकॉज मीन पोजीशन से इनकी डिस्टेंस भी सेम है, और डायरेक्शन देखो तो मीन पोजीशन से दोनों ही नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है मान लो 3 और 4, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो अब तुम कहोगे इसमें कौन सी नई बात बता दी? दोनों क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस और दोनों ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, यही तो हमने पहले भी याद किया था, अभी तो और कॉम्प्लिकेट कर दिया सेम फेज बता के। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो उसका आंसर अभी तुम्हें मिल जाएगा कि कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है, बल्कि तुम्हें और इंफॉर्मेशन ऐड हो गया तुम्हारे नॉलेज में। क्योंकि सेम फेज वाले पार्टिकल सिर्फ यही नहीं है जो हमें क्रेस्ट या ट्रफ पर दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा भी कई पार्टिकल्स हैं जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं।
तो वो पार्टिकल्स कौन से हैं जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं? मान लो कि इस रस्सी पर डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट पार्टिकल्स हमने ले लिए। मान लो यहाँ पर ले लिया पार्टिकल नंबर 1, यहाँ ले लिया पार्टिकल नंबर 2, यहाँ पर ले लेते हैं पार्टिकल नंबर 3, ऐसे ही जितनी हाइट पर 2 है उसी हाइट में यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पर 5, यहाँ ले लिया 6, 7, 8। मान लो रस्सी थी हमारी एक, उस पर हमने ऐसे निशान लगा दिए बहुत सारे। ये हो गया मान लो 9, यहाँ पर हो गया 10, 11, इधर 12, 13। मान लो ऐसे हमने कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर मार्क कर दिए। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन से वाले सेम फेज में है? ऑब्वियसली 3 और 11 तो सेम फेज में है। चलो मान लो हम सेम फेज वालों को ऐसे लिख लेते हैं, 3 और 11 सेम फेज में है क्योंकि दोनों ही क्रेस्ट पर हैं। और इधर और एक दो और बढ़ा लेते हैं, 14 और 15। ठीक है, तो सेम फेज में 7 और 15 भी है क्योंकि ये ट्रफ पर आ रहे हैं। इनके अलावा कौन से पार्टिकल्स हैं जो सेम फेज में हैं? जरा ध्यान से देखो। सेम फेज कैसे पता चलेगा? कि पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो मीन पोजीशन से और एक ही डिस्टेंस पर हो, मतलब सेम डिस्टेंस पर हो और सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ऐसे और कौन से पार्टिकल्स हैं? तो अगर हम डायग्राम को देखें तो ऐसा लगता है कि 2 और 4 भी सेम फेज में है। क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि मीन पोजीशन से 2 और 4 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन सेम है, और मीन पोजीशन से उनकी डिस्टेंस भी सेम है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 2 और 4 सेम फेज में नहीं है, बिकॉज भले ही उनका डायरेक्शन हमें अभी सेम दिखाई दे रहा है एट एन इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस इंस्टेंट पर हमें लग रहा है कि 2 और 4 दोनों ही मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और मीन पोजीशन से उनकी डिस्टेंस भी सेम है। बट यहाँ पर एक और डिफरेंस है, वो ये है कि टेंडेंसी ऑफ मोशन भी देखना है। पार्टिकल का टेंडेंसी ऑफ मोशन की अभी इस इंस्टेंट पर तो पोजीशन दिखाई दे रही, फिर जस्ट नेक्स्ट इंस्टेंट पर क्या होने वाला है वो भी हमें देखना है। तो अगर 2 को देखें तो इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है, जबकि 4 की टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे की तरफ है। इसका मतलब है कि 2 और 4, जो पार्टिकल नंबर 2 और 4 हैं, वो सेम फेज में नहीं है, भले ही इस इंस्टेंट पर ऐसा लग रहा हो कि उनका डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो फिर 2 के साथ सेम फेज में कौन होगा? ऐसा पार्टिकल जो सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, सेम डिस्टेंस पर हो और उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन भी सेम हो। तो ऐसा पार्टिकल जो 2 के साथ सेम फेज में हो वो है पार्टिकल नंबर 10। तो 2 और 10 के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ ही कही जाएगी। सिर्फ क्रेस्ट या क्रेस्ट, ट्रफ और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस ही नहीं, ऐसे सारे पार्टिकल्स जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं जैसे कि 2 और 10, इनके बीच के डिस्टेंस भी वेवलेंथ ही कही जाएगी। ठीक है, सिमिलर डिस्कशन से अगर हम देखें तो 2 और 10 तो हमारे सेम फेज में हुआ, यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 के साथ सेम फेज में कौन होगा? 12। ठीक है, 4 और 12 भी सेम फेज में है। 5 के साथ 13 सेम फेज में है, 5 के साथ 13 है सेम फेज में। देखो 1 और 5 सेम फेज में नहीं है, 1 और 9 सेम फेज में है। डायग्राम को देखो, इससे समझ में आ जाएगा। 6 और 8 क्या ये सेम फेज में है? 6 एंड 8, तो इसका आंसर है 6 एंड 8 सेम फेज में नहीं है। 6 के साथ सेम फेज में है 14 नंबर पार्टिकल। ठीक है, तो 6 और 14 के बीच जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कही जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने वेवलेंथ का मीनिंग समझ लिया। यस, आवाज आ रही है? बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हुआ था। आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो कहाँ तक सुना तुमने? एक बार बताओ तो फिर आगे बढ़ते हैं।
सेम फेज वाली बात समझ में आ गई? सेम फेज। ओके, तो सेम फेज में ऑसिलेट होने वाले पार्टिकल्स का क्या मतलब है और वेवलेंथ का क्या मतलब है, ये हमने समझ लिया है। इसको डिस्कस करने का पॉइंट ये है, इसका रीजन ये है कि जब हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो उसमें कुछ जो पुराने थिंकर्स हुए हैं, रिसर्चर्स हुए हैं, उन्होंने अपने आइडियाज दिए थे कि लाइट एक वेव है और उस वेव की प्रॉपर्टीज किस तरह की होंगी। ठीक है, जैसे रस्सी में चलने वाली वेव है, वो तो एक डायरेक्शन में चलती है वेव। ठीक है, एक लाइन है, रस्सी मतलब क्या होता है, एक लाइन। तो अगर कोई डिस्टरबेंस, वेव का मतलब क्या होता है, एक डिस्टरबेंस जो एनर्जी को अपने साथ कैरी करते हुए आगे बढ़ता है। तो अगर एक रस्सी में बनने वाली वेव है तो जो डिस्टरबेंस होगा वो एक लाइन पर चलेगा, एक लाइन के अलोंग चलेगा, जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सरफेस पर बनने वाली वेव हो, कोई वेव अगर सरफेस पे बन रही हो, सरफेस पे बनने वाली वेव देखिए कभी, सरफेस पर बनने वाली वेव, रस्सी में बनने वाली वेव तो एक लाइन के अलोंग चल रही है। सरफेस पर बनने वाली वेव कभी देखी हो तो बताओ। अगर नहीं देखी है तो अब आगे जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं। देखो, ये है सरफेस पर बनने वाली वेव, दिखाई दे रही है डायग्राम में। सरफेस पर बनने वाली वेव, कैसी सरफेस है ये, वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे अगर हम पत्थर गिराते हैं तो वहां पर भी जो डिस्टरबेंस होता है उसे हम वेव कहते हैं। और यहाँ भी हमें क्रेस्ट और ट्रफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ, कुछ जगहों पे पानी उठा हुआ दिखाई देता है, कुछ जगहों पे पानी दबा हुआ दिखाई देता है, नीचे की तरफ दब जाता है। देखो, जैसे ये वाला डायग्राम है, इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पर क्रेस्ट है और कहाँ पर ट्रफ है। देखो, ये वाली जो जगह है जहाँ पे पत्थर नीचे जा रहा है, ये वाली जगह पे ऑब्वियसली यहाँ पर होगा ट्रफ, क्योंकि पत्थर पानी को नीचे लेकर जा रहा है। और उसके जस्ट बाद ये जो ऐसे सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल क्या है, ये है क्रेस्ट, ये क्रेस्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो अगला सर्कल दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है क्रेस्ट के बाद, जहाँ पे पानी नीचे दबा हुआ है, ये हो जाएगा ट्रफ। और उसके बाद फिर से ये क्रेस्ट आ गया, फिर से ट्रफ आ गया, फिर से क्रेस्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेव्स हैं वो किस तरह की दिखाई दे रही हैं, वो ऐसे सर्कल जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्कल जैसे क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या रीजन है कि ये सर्कल जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये जो पानी जहां पर दब गया है वहां सर्कल हमें इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज उस पोजीशन पर जितने भी वाटर पार्टिकल्स हैं वो सब एक साथ नीचे चले गए, सब एक साथ नीचे चले गए, यानी कि सब एक साथ ट्रफ वाली पोजीशन में चले गए। ठीक है, तो एक साथ ट्रफ वाली पोजीशन में जाने का मतलब हुआ कि अभी जैसे हमने रस्सी में बनने वाली वेव को देखा था कि वो सारे पार्टिकल जो एक साथ नीचे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनका फेज सेम है। सारे पार्टिकल्स जो एक साथ ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उन सबका फेज सेम है। ठीक है, आई बात समझ में? तो किसी भी क्रेस्ट या ट्रफ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, इस केस में वाटर सरफेस वाले केस में, वो सभी, इसका मतलब है कि सेम फेज में ऑसिलेट हो रहे होंगे। जैसे कि समझ लो इस बात को, इस वाले डायग्राम में देखते हैं, थोड़ा और क्लियर दिखाई देगा। सपोज ये डायग्राम है हमारे पास, तो अगर हम किसी क्रेस्ट पर देखें, ये मतलब क्रेस्ट का मतलब हुआ जो ऊपर उठा हुआ सर्कल है, मान लो ये वाले सर्कल को हमने देखा, ठीक है, ऊपर उठा हुआ जो पानी में सर्कल बन रहा है, तो इसके ऊपर जितने भी मीडियम पार्टिकल्स हैं, मीडियम पार्टिकल मतलब इस केस में क्या है, वाटर पार्टिकल, मान लो ये कुछ वाटर पार्टिकल्स को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो ये सारे वाटर पार्टिकल्स एक साथ ऊपर उठ गए, ये सारे वाटर पार्टिकल्स एक साथ ऊपर उठ गए। इसीलिए यहाँ पर और बहुत से वाटर पार्टिकल्स हैं, यहाँ बीच में भी होंगे, बहुत सारे होंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर हैं पार्टिकल्स, कैसे समझ सकते हो, इनफाइनाइट क्या, वेरी लार्ज नंबर, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने लार्ज नंबर। तो ये सारे वाटर पार्टिकल्स एक साथ ऊपर उठ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ,
वाटर हमें दिखाई दिया, पूरा पानी जो है ऊपर उठकर एक सर्कल बना लिया पानी ने, ठीक है। और दूसरी कोई पोजीशन देखें, मान लो कि ये वाला सर्कल हमने सेलेक्ट किया, तो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दूसरा कलर लिया जाए। सपोज ये वाला सर्कल हमने लिया, यहाँ पर ये, यहाँ पर सारे वाटर पार्टिकल्स नीचे की तरफ चले गए थे एक साथ, यानी कि सबका फेज एक जैसा रहा होगा, इसीलिए सारे वाटर पार्टिकल्स एक साथ नीचे चले गए और यहाँ पर हमें दिखने लगा एक नीचे की तरफ दबा हुआ सर्कल, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो ऐसे फॉर्मेशंस बन रहे हैं इसमें वाटर सरफेस पे, वो सर्कुलर शेप के हमें दिखाई दे रहे हैं। वेव थ्योरी में इन शेप्स को, इन जो ये जो सर्कल जैसे दिख रहे हैं, इन्हीं को नाम दिया गया है वेव फ्रंट। बस एक डिफरेंस है वेव फ्रंट में और यहाँ पर ये जो सर्कल हमें दिखाई दे रहा है, ये सर्कल क्यों बने, क्योंकि ये सारे वाटर पार्टिकल्स एक ही टाइम पर एक ही फेज में ऑसिलेट होने लगे, इसीलिए वहां पर एक सर्कल जैसा बन गया। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में एक टर्म आता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इसी से रिलेटेड है, इसी से मिलता जुलता चीज है। डिफरेंस केवल इतना है कि जैसे हमने रस्सी में बनने वाली वेव को देखा तो वो एक लाइन के अलॉन्ग चलती है, वाटर सरफेस में बनने वाली वेव को देखा तो वो कैसे चलती है, सरफेस पर फैल जाती है। जैसे ये वाला डायग्राम देखो, सरफेस पर सभी डायरेक्शंस में ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ने लगता है। देखो इस डायरेक्शन में भी डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी आगे जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शंस ऑन द सरफेस ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर तालाब में हम पत्थर गिरा दे बीच में तो वो डिस्टरबेंस उस पत्थर गिराने वाली पोजीशन से तालाब के किनारे तक पहुंच जाएगा, ऐसे सभी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएगा। तो ये सरफेस पर बनने वाली वेव्स हैं। रस्सी में बनने वाली वेव कैसी है, एक लाइन पर बनने वाली वेव, ये कैसी है, सरफेस पर बनने वाली वेव। अब तुम इमेजिन करो कि अगर एक ऐसा 3 डायमेंशनल मीडियम हो, ठीक है, 3 डायमेंशनल मीडियम, उसके अंदर अगर बीच में एक पत्थर गिरा दिया जाए, 3 डायमेंशनल मतलब जैसे कि हमारे रूम में हवा है, ठीक है, इस पूरे रूम में ऐसे हवा भरी हुई है, सब तरफ हवा है, तो हवा में होने वाले वाइब्रेशंस हमें दिखाई तो नहीं देंगे, बट हम इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज हमें हवा दिखाई देती, जैसे पानी दिखाई देता है, वैसे ही इमेजिन करो कि अगर हमें हवा भी दिखाई देती और हम रूम के सेंटर पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते। कैसे, जैसे वाटर सरफेस पे पत्थर गिरा के हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, उसी तरह से हम कमरे में बंद हवा में एक डिस्टरबेंस अगर क्रिएट करें तो वो डिस्टरबेंस किस तरह से आगे बढ़ेगा। रस्सी में हमने वेव बनाई तो वो एक लाइन के अलॉन्ग चलता है, जैसे इस डायग्राम में देखा था हमने, ये एक लाइन के अलॉन्ग चल रहा है, ये हमारी लाइन थी, इस डायरेक्शन में मान लो वेव जा रही है। सरफेस पर वेव बनाई, जैसे कि इस पानी वाले केस में थी, तो वो ऐसे सरफेस पर सब डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल मीडियम होता, कमरे में हवा होती और हम हवा को देख सकते और एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता, तो वो डिस्टरबेंस, मान लो ये मेरा जो फिंगर है, यहाँ पर हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो वो डिस्टरबेंस सभी डायरेक्शंस में ऐसे हर डायरेक्शन में वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है और पूरे रूम में वो डिस्टरबेंस सेंटर वाली जगह से पूरे रूम के वॉल्स तक पहुंच जाता, जैसे कि तालाब के किनारे तक ये पत्थर से बनने वाले वेव्स पहुंच जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो लाइट के केस में क्या होता है कि अगर हमने एक छोटा सा, मान लो एलईडी, अंधेरे कमरे में एक एलईडी बल्ब जला दिया, तो एलईडी बल्ब से निकलेंगी लाइट वेव्स, और लाइट वेव्स क्योंकि सभी डायरेक्शंस में चलती हैं तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने अभी इमेजिन किया कि कमरे में अगर हवा है और हवा में वाइब्रेशंस होंगे, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, तो वो रूम के सारे कॉर्नर्स में, सारे वॉल्स पे, हर डायरेक्शन में फैल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या डिस्कशन चल रहा था कि जैसे सेम फेज में ऑसिलेट होने वाले वाटर पार्टिकल्स के ज्वाइन होने से इस तरह के सर्कल्स हमें दिखाई देते हैं। एक सर्कल कैसा होगा, नीचे की तरफ दबा हुआ होगा, फिर एक सर्कल कैसे होगा, ऊपर उठा हुआ होगा, जैसे वाटर सरफेस पर वेव्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से तुम इस चीज को इमेजिन करो 3 डायमेंशंस में, यानी कि हवा में अगर डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाए तो हमें सर्कल की बजाय मिलेंगे स्फेयर। जहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया, जैसे यहाँ पे पत्थर गिराया हमने, जहां डिस्टरबेंस क्रिएट किया वहां तो हो जाएगा ट्रफ, वहां पे सारे मान लो एयर पार्टिकल्स नीचे की तरफ दब गए। फिर उसके जस्ट बाद एक
पोजीशन ऐसी होगी जहां पर सारे एयर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठे होंगे, यानी वहां पर वेव का क्रेस्ट होगा। तो सब डायरेक्शंस में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ दिस पॉइंट, मान लो पेन का टिप है, यहाँ पर हम एक एलईडी बल्ब ऑन कर दें इस जगह पर, तो इस एलईडी बल्ब के सभी डायरेक्शन में, यहाँ पर भी हमें मिलेगा एक क्रेस्ट, यहाँ भी क्रेस्ट मिलेगा, यहाँ भी क्रेस्ट मिलेगा, यहाँ भी क्रेस्ट मिलेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक सर्कल मिलेगा। बट वो क्रेस्ट जो कि मीडियम 3 डायमेंशनल है, तो क्रेस्ट इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर, 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 नीचे की तरफ भी होगा। सारे क्रेस्ट वाले पॉइंट्स को अगर तुम ज्वाइन कर दोगे, यानी कि एक एनवलप बनाओगे। एनवलप मतलब क्या होता है? जो सिर्फ सामान को टच करता है। हमारे डेली लाइफ में भी एनवलप का यही मतलब है, जो सामान को टच करता है, उसको दबाता नहीं है, सामान को टच कर रहा है ऐसे। तो अगर हम एक एनवलप बनाएं, यानी उन सारे पॉइंट्स को टच करते हुए एक सरफेस बनाएं जो क्रेस्ट वाली पोजीशन में है, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा एक स्फीयर। ठीक है। और ऐसे ही जो सारे पॉइंट्स सेम फेज में नीचे की तरफ चले गए, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक एनवलप बनाएं तो फिर से एक स्फीयर मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये जो स्फीयर्स बन रहे हैं 3 डायमेंशंस में, जैसे रस्सी में एक लाइन पे था, सरफेस पर, वाटर सरफेस पे सर्कल हमें दिखाई दिए, 3 डायमेंशंस में बन जाएंगे स्फीयर्स। तुम इस पत्थर की जगह इमेजिन करो कि एक लाइट का सोर्स है पॉइंट साइज का, ठीक है, और उससे सब डायरेक्शन में ऐसे हम सेम फेज वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमें मिलेगा स्फीयर। तो वो जो स्फीयर्स मिल रहे हैं, यानी कि वो सरफेसेज हैं, स्फेरिकल सरफेस, उन्हीं को कहा जाता है वेव फ्रंट। ओके, वेव फ्रंट। समझ में आई बात? तो वेव फ्रंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले बताया था क्रिश्चियन हाइगेंस नाम के एक थिंकर थे, उन्होंने बताया था। ठीक है, वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दिया। यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है, हाइगेंस वेव थ्योरी। क्रिश्चियन हाइगेंस उनका नाम था। क्रिश्चियन हाइगेंस ने सबसे पहले ये बताया, मतलब ऐसे तो लाइट एक वेव है, ये और लोग भी बोल रहे थे, लेकिन किस तरह की वेव है, किस तरह से आगे बढ़ती है, वो हाइगेंस ने बताया था। इसीलिए उनके नाम से हुआ हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है? उसमें ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, लाइट एक वेव है और वो वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। जैसे अभी वाटर सरफेस पे देखा तुमने, सर्कल 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 ऐसे करते करते वो लास्ट तक पहुंच जाता है, पॉन्ड के किनारे तक। तो जैसे वाटर सरफेस पे दिख रहा है, सर्कल्स एक के बाद बनते चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से लाइट वेव जो है वो, क्योंकि 3 डायमेंशंस में चलती है, सभी डायरेक्शन में चल सकती है, तो आगे कैसे बढ़ेगी? वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। यानी कि एक स्फीयर, फिर उसका दूसरा स्फीयर, फिर तीसरा स्फीयर, फिर चौथा स्फीयर, ऐसे स्फीयर के बाद स्फीयर, कंसेंट्रिक स्फीयर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक के बाद नेक्स्ट स्फीयर बनता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्फीयर बनाएंगे कैसे? जैसे कि वाटर सरफेस पर होता है, एक वाटर पार्टिकल, कोई भी मीडियम में वेव कैसे बनती है? एक मीडियम को अगर हमने डिस्टर्ब किया तो उसके पास जो दूसरा मीडियम उसके साथ है, जुड़ा हुआ है, वो मीडियम पर भी इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, लाइन लगी हुई है सिनेमा हॉल में टिकट लेने के लिए, ठीक है, आजकल तो कोरोना की वजह से नहीं लगती है, बट अगर टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है, अगर सबसे पीछे वाले आदमी को धक्का दिया जाए तो वो धक्का, यानी कि एनर्जी, धक्का मतलब तुमने पुश किया, अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, तो वो धक्का लास्ट वाले आदमी से सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जो सबसे आगे आदमी टिकट खरीद रहा है वहां तक वो धक्का पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सारे आदमी पास पास खड़े हुए थे, एक को धक्का दिया तो अगले वाले को धक्का लग गया। ठीक है, सबसे आगे मान लो टिकट ले रहा है आदमी, वो तुम्हारा दुश्मन है, उसने 1 साल पहले तुम्हें मारा था, तुम्हारा कोई नुकसान किया था, और तुम उसे दूर से ही हर्ट करना चाहते हो, तो क्या करोगे? सबसे पीछे वाले आदमी को धक्का दे दो। वो धक्का लगते 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 सबसे आगे जो टिकट लेने के लिए ऐसे विंडो में झुका हुआ है, उसका सर लगेगा विंडो में और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। ऐसा करना मत, किसी को हर्ट करना अच्छी बात नहीं है। फिर भी समझने के लिए बोल सकते हैं, जैसे लाइन में, क्यू में एक के बाद एक आदमी खड़ा हुआ है तो एक से दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर होती है, वैसे ही जब वेव प्रोड्यूस होती है किसी मीडियम में, तो अगर एक पार्टिकल, मान लो कि वाटर पार्टिकल है, वो नीचे की तरफ गया तो उससे एसोसिएटेड दूसरा पार्टिकल भी नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है,
फिर तुम बोलोगे हाँ सारे पार्टिकल्स तो ऐसे नहीं गए, तो एक से दूसरे तक ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, तो सारे पार्टिकल जो एक साथ नीचे गए वो सब सेम फेज वाले हो गए, फिर जो नेक्स्ट जो देर में गए वो ऊपर रह गए, तो वहां पे हमें क्रेस्ट मिल गया, फिर उसका फिर वो नीचे जाएंगे तो उसके नेक्स्ट वाले फिर ऊपर चले जाएंगे, तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होते रहेगा। तो यहाँ पर सवाल यह है कि लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ेगी, दैट इज फाइन, समझ में आ गया, बट नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे बनेगा? जैसे कि रस्सी में एक के बाद दूसरा मीडियम पार्टिकल ऊपर नीचे होता है, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि किसी वेव फ्रंट पर जो मीडियम का पार्टिकल होगा वो भी अपना एक वेव फ्रंट बनाएगा, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट। जो मीडियम पार्टिकल होगा वो सेकेंडरी वेव सोर्स के जैसे बिहेव करेगा, और वेव सोर्स क्या करता है? फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? वेव सोर्स वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करेगा। तो हर वेव फ्रंट पर जो मीडियम पार्टिकल होंगे वो खुद भी एक वेव सोर्स की तरह बिहेव करने लगेंगे, और वो अपने छोटे छोटे वेव फ्रंट्स बनाएंगे जिनको कहा जाएगा सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। इसको डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी बस 3 पॉइंट्स तुम्हें समझा दे रहे हैं वेव थ्योरी के। तो सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे, तो ये तो वेवलेट है, नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे बनेगा? तो सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर हम एक नया एनवलप बनाएंगे और एक एनवलप बनाएंगे, तो वो एनवलप का जो फ्रंट साइड होगा वो एडवांसिंग वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि नेक्स्ट वेव फ्रंट को वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब एक डायग्राम और देख लो, उससे तुम्हें ये वाली बातें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये एक डायग्राम है, इसमें सर्कुलर वेव फ्रंट्स दिखाए गए हैं। अब तुम नेक्स्ट क्लास में ये भी जानोगे कि वेव फ्रंट केवल सर्कुलर नहीं होते हैं, वो सिलिंड्रिकल और प्लेन भी हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सर्कुलर का केस सबसे इजी है, इसीलिए इसको लिया गया है। तो यहाँ पर S जहाँ लिखा है वहां पर है एक लाइट का सोर्स, ठीक है, यहाँ सेंटर पे एक लाइट का सोर्स है, और ये जो ब्लू सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये है वेव फ्रंट है, दीज आर वेव फ्रंट्स। ये देखो यहाँ लिखा है जो ब्लू सर्कल्स हैं वो वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट नंबर 1, ये 2, ये 3, फिर इसके आगे 4, इसके आगे 5, ऐसे ही वेव फ्रंट के बाद वेव फ्रंट कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स बनते जाएंगे। भले ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है। और ये जो ऑरेंज कलर के लाइंस बने ये क्या है? ये लाइट रे और वेव फ्रंट का रिलेशन बताते हैं। हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था रे ऑप्टिक्स, बट हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, तो दोनों का कुछ तो रिलेशन होगा आपस में, ऐसा तो नहीं है कि दोनों बिल्कुल ही अलग है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन बनाते हैं तो वो लाइन कहलाती है लाइट रे, और उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एरो लगाओ तो वही लाइट रे के आगे बढ़ने का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि सर्कुलर वेव फ्रंट है तो सेंटर से सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल, तो स्फेयर के सेंटर से अगर हम स्फेयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करें, यानी कि रेडियल लाइन अगर बनाएं तो वो उस पर नॉर्मल होती है, ठीक है। और अभी क्या बोला गया कि वेव फ्रंट पर अगर नॉर्मल बनाओगे तो वो लाइट रे को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो ऑरेंज लाइंस हैं ये क्या हैं? ये स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल्स हैं, यानी कि ये लाइट रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो रेड लाइंस हैं जो स्फेरिकल सरफेस से रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं, यही क्या है? ये लाइट रेस हैं, ठीक है। तो वेव फ्रंट और वेव थ्योरी के बारे में आज इतना ही डिस्कशन करते हैं। आगे हम ये जानेंगे कि वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ता है, ठीक है।